हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टार्ट किया बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर नेशनल इनकम। और इस नेशनल इनकम के हमने फीचर्स को समझ लिया। हमने नेशनल इनकम का फ्लो किस तरह से होता है बिटवीन टू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। दैट इज़, एक तरफ हाउस होल्ड थे जो ओनर थे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और वही 4 फैक्टर्स हम फर्म्स को यानी प्रोड्यूसर्स को दे रहे हैं ताकि वो बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द वेरियस वांट्स ऑफ फर्म्स, वेरियस वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स या हाउस होल्ड की वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। ये फ्लो हमने, सर्कुलर फ्लो जो है वो हमने बहुत ही अच्छी तरह से विथ डायग्राम कंप्लीट किया। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हमें सिखाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नाउ जब हम डिफरेंट मेथड्स की बात कर रहे हैं बच्चों, तो जनरली देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड्स हैं। क्यों 3 मेथड्स हैं? क्योंकि हर एक इकोनॉमी में हमने सर्कुलर फ्लो में देखा, एक तरफ फर्म है जो प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर। किसके लिए कर रही है? हमारे लिए कर रही है। फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, और उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो नेशनल इनकम बनती है, बराबर। यानी हम नेशनल इनकम अगर हम आउटपुट की वैल्यूज़ को टोटल करें तो भी हमें मिल सकता है। ओके, तो पहला मेथड हमें मिलता है आउटपुट मेथड। अच्छा, दूसरा मेथड, ये जो हमारे देश की इनकम है वो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइडेड होती है। दैट इज़, लैंड को हमने देखा, रेंट पे किया। ओके, लेबर को आपने क्या दिया? वेजेस दिया। कैपिटल को आपने क्या पे किया? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर अर्न द प्रॉफिट। तो जो हमारे देश की इनकम है वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड होती है। तो अगर हम इनकम मेथड से जाएं बच्चों तो भी नेशनल इनकम मिल सकती है, बराबर। कि चारों फैक्टर्स ने ओवरऑल कितना ऐड किया, कितना अर्न किया, चारों की फैक्टर्स की इनकम को ऐड करेंगे, टोटल करेंगे तो नेशनल इनकम मिल जाएगी, बराबर। अच्छा, थर्ड, वी परचेज वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। जो कंज्यूमर्स हैं, हम हाउस होल्ड हैं, हम क्या करते हैं? बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। तो हम जो कमाते हैं वही हम स्पेंड भी करते हैं, खर्चा भी करते हैं। यानी बाय एक्सपेंडिचर मेथड आल्सो वी कैन कैलकुलेट द नेशनल इनकम, बराबर। तो हमने कहा था कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट, यानी प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड, आपने बनाया और उसको मार्केट में बेचा, सप्लाई किया ड्यूरिंग अ ईयर विदाउट एनी डुप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। यानी बच्चों कि नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं, उसके फ्लो को जब हमने देखा तो हम किसी भी एंगल से जाएं, क्योंकि हर इकोनॉमी में ट्रिपल आइडेंटिटी होती ही है। क्या कहा मैंने? ट्रिपल आइडेंटिटी होती है। ट्रिपल आइडेंटिटी यानी फर्म्स जो हैं वो क्या करती हैं? दे प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए। अच्छा, जो हम कंज्यूमर्स हैं वही परचेज वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, वही गुड्स को हम परचेज करते हैं, खर्चा करते हैं। तो चाहे आउटपुट मेथड से जाओ तो भी नेशनल इनकम, एक्सपेंडिचर मेथड से जाओ तो भी नेशनल इनकम, या और इजीएस्ट मेथड जैसे मैंने कहा कि हमारे देश की इनकम जो है वो 4 फैक्टर्स को, जो इनकम हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, अगर उनको हमने ऐड किया तो भी नेशनल इनकम मिलेगी। तो हर एक इकोनॉमी में ट्रिपल आइडेंटिटी होती है। जब ट्रिपल आइडेंटिटी होती है यानी हर इकोनॉमी में हम देखते हैं टोटल आउटपुट इज इक्वल टू टोटल नेशनल इनकम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। फिर से बता रही हूँ, यानी हर एक इकोनॉमी में, हर एक कंट्री में हम देखते हैं टोटल आउटपुट से कैलकुलेट करें तो भी आपकी नेशनल इनकम आपको मिलेगा। आपने देश की टोटल नेशनल इनकम को किस में डिस्ट्रीब्यूट किया? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। यानी उनकी इनकम को जब हम ऐड करेंगे, यानी लैंड की इनकम रेंट, लेबर की इनकम वेजेस, कैपिटल की इनकम इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का कमाया हुआ प्रॉफिट ऐड करेंगे तो भी नेशनल इनकम मिलेगा।
या वॉट एवर एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन परचेजिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, तो भी आपको नेशनल इनकम मिलेगा। इसके लिए हमने कहा कि हर एक इकोनॉमी में ट्रिपल आइडेंटिटी मिलती है, टोटल आउटपुट इज इक्वल टू टोटल नेशनल इनकम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। ओके बच्चों, इसके लिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। पहला होगा आउटपुट मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये हमने समझ लिया। अब आज का क्वेश्चन हम कौन सा करने वाले हैं? आज हम सीखेंगे एक मेथड, फर्स्ट मेथड दैट इज टोटल आउटपुट मेथड। हम एक एक मेथड को हम सिस्टमेटिकली सीखेंगे कि हाउ नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग आइदर आउटपुट मेथड या नेशनल इनकम मेथड या आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज explain output method of measuring national income in a very easy way, as you know that simplicity is our main motto। तो आज हम इस मेथड को easily समझेंगे। अब इस मेथड को समझना है तो पहले इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं, और इंट्रोडक्शन में हम यही बता दें कि हर इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं, देयर आर वेरियस फर्म्स एंड प्रोड्यूसर हु आर प्रोड्यूसिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स यानी कंज्यूमर। एंड ऑन द अदर साइड हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स दे परचेज वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वेरियस वांट्स। हम अपने डे टू डे लाइफ को स्मूथ करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को परचेज करते हैं ताकि हमारी जो लाइफ है वो बहुत स्मूथली चले। तो वो एक्सपेंडिचर भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम परचेज करते हैं तो एक्सपेंडिचर तो इंकर करना ही पड़ेगा। अच्छा, और हम देखते हैं हमारी इकोनॉमी में क्या दिखाई देता है कि इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। So there is triple identity in each and every economy, that is total output is equal to total national income is equal to total expenditure। Okay बच्चों, अच्छा, so there are 3 methods of measuring national income। नेशनल इनकम को हम 3 तरीके से 3 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला मेथड टोटल आउटपुट मेथड, दूसरा मेथड इनकम मेथड, तीसरा मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों, आउटपुट मेथड। अच्छा, आ गए हम अपने मेथड पे। अब जब हम कहते हैं टोटल आउटपुट मेथड, इस टोटल आउटपुट मेथड को हम इन्वेंटरी मेथड भी कहते हैं और प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि कितने गुड्स एंड सर्विसेज को हमने प्रोड्यूस किया, कितना इन्वेंट्री लेवल पे हमने हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे हमने उसको कैलकुलेट किया, दैट इज कम्स अंडर द टोटल आउटपुट मेथड। इसके लिए टोटल आउटपुट मेथड को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड या इन्वेंट्री मेथड। अच्छा, इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ईच एंड एवरी सेक्टर इन द इकोनॉमी इज एडेड टुगेदर। यानी हमारे इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हैं, आपको मालूम है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है। अब हर सेक्टर ने कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जिसको उन्होंने मार्केट में सेल किया, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए ड्यूरिंग अ ईयर बाय ऑल द 3 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, उनको जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट द नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, हम करते हैं कि हमारे देश के अंदर जो 3 सेक्टर हैं, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, दैन फिशरीज़ आते हैं, पोल्ट्री फार्म्स आते हैं, ये सब प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। ओके, अब प्राइमरी सेक्टर की इनकम, सेकेंडरी सेक्टर की इनकम जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। दैन टर्शरी सेक्टर की हम बात करें जिसमें बहुत सारे सर्विस सेक्टर आ जाते हैं। सबकी इनकम को जब हम ऐड करेंगे, सबके गुड्स एंड सर्विसेज के आउटपुट को जब हम ऐड करेंगे विदाउट एनी डुप्लीकेशन, यानी वी हैव टू अवॉइड डबल काउंटिंग, हमें 2 बार कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं लेनी है, विदाउट एनी डुप्लीकेशन, तो वी विल गेट द नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड।
नाउ जब आउटपुट मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं तो एज पर द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट दैट इज जेएम कीन्स, उनका कहना है कि आउटपुट मेथड से हम इनकम को तो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन देयर आर टू अप्रोचेस, दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं, टू अप्रोचेस आर देयर। पहला है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का अप्रोच, बेस्ट मेथड, जिसमें आप डायरेक्टली फाइनल वैल्यू ले लो और आप उसमें ऐड करते जाओ, फाइनल वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी गुड्स एंड सर्विसेज इन ईच सेक्टर, यू विल गो ऑन कंसिडरिंग इट, एडिंग इट एंड फाइंड आउट द नेशनल इनकम। तो फाइनल वैल्यू में हम क्या कहते हैं, जब हम लेते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स तो उसमें सेमी फिनिश गुड्स, इंटरमीडिएटरी गुड्स, इनकम्प्लीटेड वर्क जो हैं उनको इग्नोर करते हैं, उनके प्राइसेस को, उनकी वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि हमने फाइनल वैल्यू मेथड लिया है। फाइनल वैल्यू मेथड में जो सेमी फिनिश गुड्स हैं, जो इनकम्प्लीटेड हैं या इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं, उनको हमें कंसिडर नहीं करना है। जैसे से फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल मैं ले रही हूँ, जैसे सपोज़ मैंने लिया कि एक शर्ट की मैंने प्राइस ले ली। अब सपोज़ शर्ट की प्राइस है 500 रुपीज़, एक शर्ट की प्राइस है 500 रुपीज़। तो उस शर्ट के अंदर कितना कॉटन लगा, कितना धागा कन्वर्ट करने में लगा, कितना क्लॉथ के वीविंग में लगा, कितना उसका डाइंग एंड ब्लीचिंग में लगा, कितना शर्ट स्टिचिंग में लगा, कितना बॉक्स पैकिंग में लगा, इग्नोर। फाइनल वैल्यू कितना आया 500 में मैंने उसको बेचा, MRP इज़ 500। तो व्हाट आई डिड, आई हैव कंसिडर्ड द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक तो ये मेथड होता है, और जब हम फाइनल वैल्यू लेते हैं तो ये एक बहुत ही इजी तरीका रहता है टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड। इसमें जितने भी इंटरमीडिएटरी ट्रांजैक्शन है कि हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे हम लोगों ने उन ट्रांजैक्शन को, सेमी फिनिश गुड्स को, इंटरमीडिएटरी ट्रांजैक्शंस को गायब कर दिया। एक तो तरीका ये होता है कि आपने फाइनल वैल्यू अप्रोच को ले लिया। अच्छा, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, क्योंकि जनरली उन्हें डबल काउंटिंग अवॉइड करनी है, तो कहीं कहीं पे अगर फाइनल वैल्यू नहीं हो पा रहा है तो व्हाट वी डू, वी कैन टेक वैल्यू एडेड मेथड। क्या लेंगे बच्चों, हम लेंगे वैल्यू एडेड मेथड। ये जो वैल्यू एडेड मेथड है, हम इसमें क्या करते हैं, एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे हम उनकी वैल्यू को ऐड करते हैं। एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे उनकी वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, और इस तरह से भी हमें नेशनल इनकम मिलेगी, वो भी विदाउट डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए बहुत से इकोनॉमिस्ट वैल्यू एडेड मेथड को अप्रोच करते हैं, जिसके लिए मैं सपोज़ यहाँ पर दे रही हूँ एग्जाम्पल। एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, ओके। नाउ ये जो एग्जाम्पल है ये मैंने एक टेबल के फॉर्म में दिया। अब इस एग्जाम्पल में मैंने दिखाया है फर्स्ट कॉलम में हेडिंग देखो, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जो मैं इजी एग्जाम्पल ले रही हूँ, जो अभी अभी मैंने फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स अप्रोच में लिया। देखो, कुछ नया नहीं कर रही हूँ। हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल दिया, लेकिन एग्जाम्पल इतना इजी लेने का जो ऑलरेडी हमने यहाँ ले चुके हैं। जैसे मैंने कहा फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स अप्रोच, मैंने अगर फाइनल वैल्यू ले लिया तो उसके अंदर जितनी भी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन आ गई उसको मैंने अवॉइड कर दिया, गायब कर दिया। लेकिन कभी कभी इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इन सम एरिया वी हैव टू कंसिडर द वैल्यू एडेड अप्रोच। हम इस मेथड से भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर, क्या करना है, यहाँ पे हमें एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे मुझे वैल्यू ऐड करनी है। ओके, फर्स्ट तो स्टेज आप देख ही रहे हो, एक कॉटन लिया है। पहले मैंने कॉटन लिया, कॉटन को यान मैंने धागे में कन्वर्ट किया, फिर यान को मैंने क्लॉथ में वीव करवा लिया, क्लॉथ में कन्वर्ट करवा दिया, फिर क्लॉथ को मैंने टेलर को दे दिया, उसने मुझे शर्ट स्टिच करके बॉक्स पैक करके दे दी। ओके बच्चों, तो ये था स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, फिर वैल्यू ऑफ ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ये मेरा सेकेंड कॉलम है। हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे मैं कितना अर्न करूँगी वो हम सपोज एक एग्जाम्पल लेके हम करेंगे। ओके, फिर लूँगी मैं टोटल मार्केट वैल्यू।
कि फाइनली हमने उसका मार्केट वैल्यू कितना पे किया, टोटल सम टोटल कितना, यानी क्यूमुलेटिव प्राइस निकालते जाएंगे। ओके बच्चों, बहुत आसान। अब जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने कॉटन लिया। अब सपोज़ मैंने कॉटन जो है, सपोज़ ₹150 का मैंने कॉटन लिया, सपोज़ मैंने 150 का कॉटन लिया। ओके, अच्छा, उस कॉटन को मैंने यार्न बनाने के लिए दे दिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में मैंने दे दिया, तो उसने उस कॉटन को धागा बनाने के लिए सपोज़ ₹100 अपना लेबर चार्ज ले लिया। ओके, नाउ जब वो कॉटन था तो टोटल मार्केट वैल्यू भी कितनी थी, 150। ओके, लेकिन अभी कॉटन धागे में कन्वर्ट हो गई, एक स्टेज आगे बढ़ी। अब वो धागे में कन्वर्ट होगी तो 150, और मैंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, लूम को कितना दे दिया, ₹100। तो टोटल कितना खर्चा हो गया बच्चों, 250। मेरा खर्चा हो गया दैट इज़ 250। ओके, ये खर्चा हो गया। अच्छा, अब धागा बनाने के बाद उसको मैंने वीवर को दे दिया, फिर आगे और स्टेज पे उस कॉटन को यानी उस यान को मैंने क्लॉथ में कन्वर्ट करवाया। अब जब उसने क्लॉथ में कन्वर्ट किया, सपोज़ उसने वापस मेरे से 150 चार्जेस ले लिया, 150 और चार्जेस, यानी यॉन को उसने उसमें कन्वर्ट कर दिया। जब कन्वर्ट किया, इसमें कन्वर्ट हो गया, तो देखो अभी 250 तो यहाँ तक खर्चा कर चुके थे यान में। अब मैंने 150 और खर्चा कर दिया, क्योंकि कपड़ा बनाना था, तो मैंने उसमें से कपड़ा बनाने के लिए ₹150 उसको दे दिया। अब 250 में 150 अगर आप ऐड करोगे, यानी टोटल मार्केट वैल्यू उसकी कितनी हो गई कपड़े की, 400, बराबर, आपकी 400 उसकी वैल्यू हो गई। अच्छा, अब उसी कपड़े को मैंने दे दिया टेलर को। अब टेलर को बोल दिया, भाई अब ये कपड़ा रेडी हो गया, अब आपका काम है उसको शर्ट्स में कन्वर्ट करके मुझे दे दो, अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग आप उसमें स्टाइलिश करके, जो करंट हमारा फैशन चल रहा है उसके हिसाब से मुझे अब जो शर्ट है वो स्टिच करके दे दो। ओके, अच्छा, मैंने जब टेलर को ये सब दे दिया शर्ट बनाने के लिए, तो उसने पर पीस सपोज़ मेरे से चार्ज किया 200, उसने मेरे से ₹200 ले लिए। ओके बच्चों, अब उसने 200 मेरे से लिए, अब 200 उसने शर्ट बनाने के लिए, 400 तो मैं ऑलरेडी खर्चा कर चुकी थी। अब कपड़े को जब मैं शर्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ तो ₹200 और ऐड करके कितना खर्चा हो गया, दैट इज़ 600। ये हो गया हमारा फाइनल MRP, मार्केट रिटेल प्राइस, क्योंकि ₹200 उसने उसका शर्ट का चार्जेस ले लिया, यानी टेलर को मैंने दे दिया। तो आपने देखा हर एक स्टेज पे, जो हर स्टेज पे मैंने खर्चा किया उसको मैं उधर ऐड करती गई। अब इससे मुझे क्या मिला, टोटल मार्केट वैल्यू, वो हमने दिखाया। क्योंकि कॉटन मैंने परचेज़ किया 150 में, उसको मैंने धागा बनाने के लिए ₹100 कॉस्ट इंकर किया, टोटल मेरा मार्केट वैल्यू कितना आया, 250। फिर उसको मैंने कपड़ा बनाने के लिए ₹150 और खर्चा किया, टोटल मेरी कॉस्ट कितनी हो गई, 400। फिर टेलर ने बोला ठीक है, इसमें से शर्ट मैं स्टिच करके आपको बॉक्स पैकिंग करके देता हूँ, स्टाइलिश शर्ट बना के दे देता हूँ, आज के हिसाब से जो फैशनेबल मिलती हैं, उसने वो मुझे बना के ₹200 में दे दिया। तो देखो 600 MRP। तो अगर मैं फाइनल वैल्यू अप्रोच से जाऊँ बच्चों, तो मैं क्या प्रेफर करूँगी, डायरेक्टली टेक द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने डायरेक्टली इस शर्ट का मार्केट प्राइस ले लिया, दैट इज़ 600। तो वो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि अगर हमारी इकोनॉमी में 1 लाख शर्ट बनी है, उनका अगर प्राइस 600 है, मल्टीप्लाई करके मैंने टोटल उसको उस पर्टिकुलर कमोडिटी के ट्रांजैक्शंस में डाल दिया। तो ये एक इजी तरीका रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टू अवॉइड द डबल काउंटिंग यू कैन फॉलो द वैल्यू एडेड मेथड। क्या करते हैं बच्चों इस मेथड में, वी आर गोइंग टू ऐड द वैल्यू एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में वो प्रोडक्ट आगे जाएगा, जितना उसके लिए आप खर्चा करते जाओगे वो उसमें ऐड करते जाओगे। ऐसे प्रोडक्शन स्टेप्स चलते रहते हैं और जितना खर्चा करते जाओगे वो आप उसमें ऐड करते जाओ। तो ये वैल्यू एडेड मेथड में आपको ईच एंड एवरी इंटरनल ट्रांजैक्शन, इंटरमीडिएटरी ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। और अगर इनसे बचना है तो आप क्या कर सकते हो, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स अप्रोच ले सकते हो। तो देखो
आपके लिए आसान क्या हो जाएगा, जब हम कंपेयर करेंगे दोनों मेथड है, यानी जब हम आउटपुट मेथड फॉलो करते हैं तो देयर आर टू मेथड सजेस्टेड बाय द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स अप्रोच, जिसमें हमने फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिडर किया, लेकिन वैल्यू एडेड मेथड में हमने क्या किया, एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में हमने वैल्यू को ऐड करते गए। ओके बच्चों, अच्छा ये हमने एग्जाम्पल के हिसाब से बता दिया। अच्छा उसके बाद हमारा जो सी पार्ट है वो है प्रिकॉशंस, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। ओके, और उसके बाद ये मेथड इज ओवर। लेकिन मैं सी पार्ट नहीं करके मैं पहले एक आपको प्रोफार्मा दिखा रही हूँ कि किस तरह से नेशनल इनकम जो है हम इस बाय आउटपुट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। वो अगर आप सीख गए तो यू विल सी दैट कि नेशनल इनकम जो है वो आउटपुट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या हमने किया, तो वो प्रिकॉशंस आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, यानी आपको स्पेशली लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यू विल सी दैट कि सच में इस तरह का मेथड जब हम फॉलो करते हैं कि आउटपुट मेथड से जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो हम करते क्या है। ओके बच्चों, चलो ये भी हम करके देख लेते हैं। लेट्स सी, तो थोड़ा एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल में वी विल सी दैट। देखो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, वो एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है, आपके टॉपिक को बहुत इजी कर देना। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेशनल इनकम को हम आउटपुट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, बराबर। तो चलो हम करके देख लेते हैं। एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया ना, ये है डी पार्ट, दैट इज प्रोफॉर्मा। ये मैंने प्रोफॉर्मा लिया, यहाँ दिखा दिया कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड। ये जो है आपका प्रोफॉर्मा एक्चुअली टेक्स्ट बुक में आर नॉट गिवन एट, दिस इज आइडिया गिवन एट द हायर लेवल, लेकिन हम उस प्रोफॉर्मा को जब पढ़ लेंगे ना तो यू विल एक्चुअली कम टू नो कि किस तरह से नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। आउटपुट मेथड में सच में हम कैसे फॉलो करते हैं वो हम सीखना चाहते हैं। तो एक मैंने एक स्टेटमेंट बना दिया जिसमें मैंने एक बहुत बड़ा कॉलम लिया है और उस बड़े कॉलम का नाम है पर्टिकुलर्स, कि जो जो हम ट्रांजैक्शंस लेने वाले हैं उसका नाम लिखा। और यहाँ पे ये अमाउंट का कॉलम मैंने रखा है जिसका नाम मैं ले रही हूँ अमाउंट। ये अमाउंट जो है वो रुपीज़ में हम दिखा रहे हैं, लेकिन किस में होगा, ये इन करोड़्स, ये करोड़्स में होगा। ओके, ये करोड़्स में अमाउंट है। तो फर्स्ट पॉइंट, टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स, टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स। पता है ये क्या बनता है, ये बनता है हमारा पहला सी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो हम उसमें 5 कंपोनेंट ऐड करते हैं। सी यानी कंज्यूमर गुड्स, आई यानी इन्वेस्टमेंट गुड, जी यानी गवर्नमेंट गुड्स, देन नेट फॉरेन ट्रेड जो वैल्यू है फॉरेन ट्रेड की, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी रिसिप्ट माइनस पेमेंट। ये हमने सब देखा था। तो मैंने पहला आइटम लिया टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ओके, सपोज हम अप्रॉक्स ऐसे अप्रॉक्स ले रही हूँ, दैट इज 10,000 करोड़, क्योंकि वैल्यू 10 करोड़ में ले रही हूँ। तो सपोज कंज्यूमर गुड्स, जिसको मैंने क्या लिखा है अल्फ़ाबेट सी, कंज्यूमर गुड्स जो हमारे देश में यूज़ हुए हैं ड्यूरिंग अ ईयर, यानी हम डेली जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, ब्रेड है, मिल्क है, एग है, या हम क्लोथिंग ले लेते हैं, या हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल ले लिया, कुछ ऑटोमोबाइल्स ले लिया, ऑल दे आर कमिंग इन द कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स किसे कहते हैं, विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। तो हमने जितने भी कंज्यूमर गुड्स लिए, उन कंज्यूमर गुड्स को आपने जितना प्रोड्यूस किया और सेल किया ड्यूरिंग अ ईयर, उसकी प्राइस को सपोज राउंड फिगर मैंने लिया 10,000 करोड़।
ओके बच्चों, नाउ सेकेंड, टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यानी आपने उस साल कितना न्यू नेट कैपिटल ऐड किया, यानी इन्वेस्टमेंट। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट लगभग ज़्यादा ही होता है देश के अंदर, दैट इज सपोज 30,000 करोड़। हाँ, मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ ईजी आपके लिए। अच्छा, ये था कैपिटल गुड्स। हमने कितना उस साल इन्वेस्ट किया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। वो इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल गुड्स में आपने इन्वेस्ट किया, वो टोटल इन्वेस्टमेंट को हमने ले लिया 30,000। अच्छा, थर्ड, टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स के बाद गवर्नमेंट गुड्स। गवर्नमेंट गुड्स, जब हम गवर्नमेंट गुड्स बोलते हैं यानी जी, थर्ड कंपोनेंट। अब आपको मालूम है हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट गुड्स दे आर आल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। गवर्नमेंट आपको बहुत सारे गुड्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ओके, वो प्रोवाइड करती है, रेलवेज़ है वो प्रोवाइड करती है, उसके साथ साथ वाटर है, गैस सर्विसेज है, और भी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो फेयर शॉप्स के थ्रू बहुत सारे बैकवर्ड एंड पुअर सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी को प्रोवाइडेड होते हैं। तो बहुत सारे गवर्नमेंट गुड्स हैं जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारे रिलीफ प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, एडमिनिस्ट्रेशन को मूव करती है। तो ये सब गवर्नमेंट के गुड्स हैं जिनकी वैल्यू को सपोज हमने ले लिया 40,000 करोड़, क्योंकि लार्जेस्ट सेक्टर है हमारे इकोनॉमी में, दैट इज गवर्नमेंट गुड्स। हमने उनके भी प्राइस को ले लिया, ओके। देन फोर्थ, दैट इज नेट वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब देखो मैंने इधर फॉरेन ट्रेड में मैंने नेट वैल्यू क्यों लिया, क्योंकि हम इसमें जो एक्सपोर्ट करते हैं उन गुड्स को तो ऐड करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं उनकी प्राइस बाहर चली गई, उनको हम डिडक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं पता है, फाइनल फिगर दिखाते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कि सपोज अगर हमने 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, हमने उसमें से 15,000 करोड़ का इंपोर्ट किया, 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, 20,000 करोड़ मिला। 15,000 करोड़ का हमने इंपोर्ट किया, तो बाकी 5,000 करोड़ सपोज हमको बच गए, तो बच गए ना, तो हमने क्या लिया, नेट वैल्यू, नॉट फाइनल वैल्यू, नेट वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड या फॉरेन अर्निंग, जो भी हम लेना चाहें, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सपोज ये भी मैंने यहाँ पे राउंड फिगर लिया 10,000, ओके बच्चों। अब ये सब जितने भी आइटम्स हैं, मैं जब इनको ऐड करूँगी, इन सब आइटम्स को, यानी कंज्यूमर गुड्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट गुड्स प्लस नेट अर्निंग फ्रॉम यानी आपका फॉरेन ट्रेड, वहाँ से जब मैं ऐड करूँगी तो पता है ये मुझे कौन सी फिगर मिलेगा, ये मुझे मिलेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या मिलेगा बच्चों, ये मुझे मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो ऐड करके देखो, 10 + 30 40 + 40 80 + 10 90, तो ये 90,000 करोड़ आर बिकमिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ आवर कंट्री। ये जीडीपी मिला जिसमें मैंने C + I + G + X - M इन चारों को ऐड किया, तो क्या मिला बच्चों, ये हमें मिला, हमने आउटपुट मेथड से जितना जितना कंज्यूमर गुड्स थे उनको ऐड किया, जितने इन्वेस्टमेंट गुड्स थे उनको ऐड किया, जितने गवर्नमेंट के गुड्स थे उनको ऐड किया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का नेट हमने वैल्यू लिया। तो सपोज 10,000, क्योंकि हम राउंड फिगर ले रहे हैं, कि देखिए नेशनल इनकम आउटपुट मेथड से कैसे कैलकुलेट होता है, बहुत आसान होता है, इजी है। इससे क्या होगा, आपको माइंड में याद रहेगा कि नेशनल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते थे। अच्छा, यहाँ तक जीडीपी तक पहुँच गए, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ योर ओन कंट्री। आपके देश के बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज की जब आप वैल्यू एस्टिमेट करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और वो किस पे लिया है बच्चों, मार्केट प्राइस। क्यों,
क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था जो भी हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम, वो ग्रॉस पे भी लेना है, नेट पे भी लेना है, मार्केट प्राइस पे भी लेना है, फैक्टर कॉस्ट पे भी लेना है। तो वही तो सब काम कर रहे हैं। ओके, चलो ऐड करते हैं। अभी हम इसमें ऐड करते हैं, क्या ऐड करेंगे? इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इनकम फ्रॉम एब्रॉड, हमने एब्रॉड से इनकम को ऐड किया, यानी रिसिप्ट माइनस पेमेंट। पढ़ा था हमने, जब हम कहते हैं रिसिप्ट तो हमारे इंडियंस ने कमाया है फॉरेन की कंट्री से, क्योंकि हमने बाहर की कंट्रीज़ को लेंड किया था, वहाँ इन्वेस्ट किया था, तो वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिला, वहाँ से हमें डिविडेंड मिला। नॉट ओनली दैट, लेकिन हमारे इंडियंस जाके फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, वहाँ की सैलरीज़ और वेजेस को अर्न कर रहे हैं, और वही सैलरीज़ और वेजेस वो हमारे अपने देश को भेज रहे हैं, क्योंकि वो अपने फैमिलीज़ को भेजते हैं। तो वो जब पैसे हमारे देश की तरफ आ रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? उसे रिसिप्ट। और सिमिलरली फॉरेनर्स भी हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे हमारे प्रोडक्टिव फर्म्स में इन्वेस्ट करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, और उसकी वजह से हम भी उन्हें इंटरेस्ट, डिविडेंड पे करते हैं, बोनस पे करते हैं। अच्छा, और बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे भी काम करते हैं, तो वो भी अपनी सैलरीज़ को अपने देश की तरफ वो फॉरवर्ड करते हैं, वहाँ सेंड करते हैं, तो वो क्या हो गई? पेमेंट। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिया? इनकम फ्रॉम एब्रॉड। हमने ऐड किया इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सपोज वो इनकम फ्रॉम एब्रॉड भी मैंने फिर से राउंड फिगर लिया 10,000। अब जब मैंने ऐड किया तो पता है मुझे क्या मिला? मुझे मिला GNP एट मार्केट प्राइस, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये हमारे देश की नेशनल इनकम मिल गई मुझे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन किस पे मिला बच्चों? मार्केट प्राइस पे मिला। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो मुझे मार्केट प्राइस पे मिला। ओके, अब ग्रॉस मिला, एक स्टेप और आगे जाना है, क्योंकि ग्रॉस पे मुझे रुकना नहीं है। इकोनॉमिस्ट बोलते हैं मुझे ग्रॉस पे भी चाहिए और नेट एग्रीगेट वैल्यू पे भी चाहिए। तो जब हमें नेट पे चाहिए तो हम बच्चों क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं, लेस। हमने माइनस किया क्या? डेप्रीसिएशन। हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया। अच्छा, जब मैं डेप्रीसिएशन चार्ज कर रही हूँ, सपोज माइनस कर रही हूँ 10,000 करोड़, फिर मैंने राउंड फिगर लिया तो ये मुझे कितना मिला? 90,000 करोड़। ये आया मेरा NNP एट मार्केट प्राइस, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये मुझे मिल गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये मिल गया। अब मेरा नेशनल इनकम ग्रॉस पे भी मिला, नेट एग्रीगेट वैल्यू पे भी मिला, लेकिन ये दोनों ग्रॉस और नेट किस पे है? मार्केट प्राइस पे, बराबर। अब हमारा 50% काम हो गया, हमारी नेशनल इनकम मिल गई, ग्रॉस पे भी मिला, नेट पे भी मिला। अब और आगे बढ़ना है, क्योंकि मार्केट प्राइस पे भी नेशनल इनकम चाहिए और हमें फैक्टर कॉस्ट पे भी चाहिए। तो याद करो मैंने क्या कहा था, जब हम फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम को निकालते हैं तो पहले हमारे मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूडेड होता है? हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी GST, इसका हिस्सा सबसे बड़ा इन्वॉल्व होता है। तो पहले हम उसमें से क्या लेस करेंगे बच्चों? वी विल लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया। ओके, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने माइनस किया, सपोज फिर से मैंने 10,000 करोड़ ले लिया, हमें क्या मिला? 80,000 करोड़। अब ये क्या है? फिलहाल मैं उसको नाम नहीं दूंगी, लेकिन इसमें मैं ऐड करूंगी। क्या ऐड करूंगी? एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, दैट इज सब्सिडीज। अब यू नो दैट कि सब्सिडी इज द ग्रेट खर्चा, बहुत बड़ा खर्चा इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट द इकोनॉमी, क्योंकि उन्हें बैकवर्ड सेक्शन को सपोर्ट करना रहता है, पुअर सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी को सपोर्ट करना होता है, प्लस बहुत सारी एरियाज़ में बहुत सारी फैसिलिटीज़ को सब्सिडाइज्ड रेट पे प्रोवाइड करना रहता है, ताकि लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो मेंटेन रहे। जैसे मैंने आपको बताया था कि फेयर शॉप्स के थ्रू, यानी राशनिंग शॉप के थ्रू
बहुत सारी चीज़ें जो है सब्सिडाइज रेट पे भी मिलती हैं, फ्री रेट्स में भी मिलती हैं, प्लस आपके घर में जो सिलेंडर आता है वो भी सब्सिडीज़ पे होता है। तो ये बहुत बड़ा खर्चा होता है जो गवर्नमेंट करती है ताकि हमारे इकोनॉमी का जो परचेजिंग पावर है वो मेंटेन रहे। तो ये सब्सिडीज़ का खर्चा हमने क्या किया इसमें ऐड, सपोज 20,000 करोड़। अब जो हमने ऐड किया तो जो ये मिला हमको, पता है ये हमको क्या मिला, 80,000 प्लस 20 क्या मिला बच्चों, 1 लाख। ये है आपका नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। मिल गया हमारा टारगेट अचीव, हमको सक्सेस मिल गई। हमने दोनों लेवल पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया। पहले हमें मिला जीडीपी। जीडीपी कब मिला, जब हमने कंज्यूमर गुड्स, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स, गवर्नमेंट के गुड्स और आपका फॉरेन ट्रेड नेट यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट चारों को ऐड किया तो क्या मिला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन मार्केट प्राइस। उसमें ऐड किया इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो हमने ऐड किया दैट इज रिसिप्ट माइनस पेमेंट, यानी हमने सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इनको ऐड किया तो जीडीपी मिला। उसमें ऐड किया रिसिप्ट माइनस पेमेंट तो हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिला। उसमें से हमने माइनस किया डेप्रीसिएशन, जब डेप्रीसिएशन माइनस किया तो हमें मिला नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट मिला। उसमें ऐड किया इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो माइनस किया, लेकिन सब्सिडीज़ उसमें ऐड किया। जब सब्सिडीज़ को ऐड किया तो ये फिगर जो हमें मिला दैट इज़ 1 लाख, दैट इज़ द नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, यानी जीएनपी जो हमें मिला है वो फैक्टर कॉस्ट पे मिला। अब देखो ये मैंने एक प्रोफार्मा की हेल्प से आपको दिखाया कि कैसे हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, क्योंकि हमने फार्मूला में देखा था बच्चों कि जीएनपी जो है, जीएनपी या नेशनल इनकम जब हम काउंट करते हैं तो कैसे काउंट करते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम और प्लस आर माइनस पी, ये पांचों कंपोनेंट से मिलती है। अच्छा, फिर एनएनपी हम क्या कर रहे थे, एनएनपी के लिए हमने देखा था जीएनपी में से हमने माइनस किया डेप्रीसिएशन, बराबर, हमने डेप्रीसिएशन माइनस किया और वो मैंने आपको इधर करके दिखाया। तो पहले पार्ट में हमने जितना किया था वो थियोरी में किया था, आज अपने प्रैक्टिकली इधर देखा भाई सच में कैसा होता है। अच्छा, फिर ये जो हमें जीएनपी और एनएनपी मिला ये हमें मार्केट प्राइस पे मिला बच्चों। अब हमें इस पे इसी नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट पे भी निकालना था। तो हमने क्या किया, एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए जो एनएनपी एट मार्केट प्राइस मिला था उसमें से माइनस किया इनडायरेक्ट टैक्स यानी आईटी और ऐड किया सब्सिडी यानी एस, माइनस किया आईटी ऐड किया एस यानी सब्सिडीज ऐड किया तो क्या मिला, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ये मेरा प्रोफार्मा दिखाने के पीछे मेन एम ये था कि यू शुड नोट कि नेशनल इनकम को कैसे काउंट करते हैं। अब देखो आपने ये प्रोफार्मा देख लिया ना, अब देखो प्रिकॉशन पे आ रही हूँ। जो हमारा सी पार्ट था प्रिकॉशन हमने नहीं किया। अब देखो प्रिकॉशन यानी कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो कुछ चीज़ों को, कुछ टर्म्स को, कुछ ट्रांजैक्शंस को बहुत केयरफुली हैंडल करनी है। जैसे पहला हमने क्या देखा, देखो मैंने हर जगह लिखा है फाइनल वैल्यू, मैंने फाइनल वैल्यू अप्रोच से ये पूरा कैलकुलेशन किया। ओके, तो पहला प्रिकॉशन में हम लिखते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी टेकन। हमने जब नेशनल इनकम को काउंट किया तो क्या किया बच्चों, मैंने फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिडर किया, बराबर। नंबर 2, डबल काउंटिंग मस्ट बी अवॉइडेड। कहीं पे भी कोई भी ट्रांजैक्शन डबल मैंने रिपीट किया नहीं। तो ये ध्यान देना है कि जब हम हर एक कमोडिटीज़ के प्राइस को कंज्यूमर में या इन्वेस्टमेंट में या गुड्स गवर्नमेंट गुड्स में हम ऐड कर रहे हैं तो कोई भी ट्रांजैक्शन डबल काउंट नहीं हो, 2 बार काउंट नहीं हो।
तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, फिर हमने क्या किया, आपने देखा इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या किया, ऐड किया। तो आपका प्रिकॉशन बनेगा इनकम फ्रॉम एब्रॉड मस्ट बी इंक्लूडेड। अगर इंक्लूडेड नहीं तो जैसे मैंने लिखा एडेड, आप ऐड करो तो भी आप सही है, कि इनकम फ्रॉम एब्रॉड मस्ट बी एडेड, तो भी आप सही हो। अच्छा, फिर हमने डेप्रिसिएशन को क्या किया है बच्चों, लेस किया है, यानी डिडक्ट किया है। तो नेक्स्ट आपका प्रिकॉशन क्या होगा, डेप्रिसिएशन मस्ट बी डिडक्टेड। बराबर, ये सब चीज़ें हमने ध्यान से की ना, डेप्रिसिएशन मस्ट बी डिडक्टेड। चलो हो गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपने क्या किया, इट मस्ट बी डिडक्टेड। तो indirect taxes are not included while calculating the national income at factor cost। जब हम फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड नहीं करना है। एंड सब्सिडीज मस्ट बी एडेड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। बराबर। अच्छा, एक और चीज़, इस प्रोफार्मा में कहीं पे भी मैंने ट्रांसफ़र इनकम को लिया। ट्रांसफ़र इनकम जो मैंने कहा था ये अनप्रोडक्टिव इनकम है, जो हमारे इकोनॉमी में सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा देती है। जैसे पेंशन मैंने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कहा, सिकनेस बेनिफिट कहा, स्कॉलरशिप कहा। तो कहीं पे भी आपको ट्रांसफ़र इनकम दिखाई दिया बच्चों, नहीं, तो ट्रांसफ़र इनकम इज़ नॉट इंक्लूडेड। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो प्राइस में चेंज आता है, क्योंकि हर साल प्राइसेस में तो चेंज आता ही रहेगा, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो, इन्वेस्टमेंट गुड्स हो, गवर्नमेंट के गुड्स हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो, प्राइस में चेंज आता है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी में चेंज आता है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में चेंज आता है, लेबर के प्राइस में चेंज आता है, रॉ मटेरियल में चेंज आता है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। तो इसके लिए एक प्रिकॉशन आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि चेंजेस इन द प्राइस लेवल ड्यूरिंग द डिफरेंट ईयर मस्ट बी कंसिडर्ड केयरफुली। उन्हें भी ध्यान से देखना है, क्योंकि अलग अलग साल का जो आपका नेशनल इनकम है तो उसमें ये भी देखना है कि बहुत सारे प्राइसेस में बदलाव भी आए हैं। और हम देखते हैं इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होता है, जितना जितना हम देखते हैं रॉ मटेरियल महंगा होता जाता है, लेबर की कॉस्ट बढ़ती है, तो ओवरऑल प्राइस भी तो बढ़ता है ना बच्चों। तो इसके लिए नेशनल इनकम भी उसका लेवल बढ़ता ही जाएगा। तो चेंज इन द प्राइस लेवल ड्यूरिंग द डिफरेंट ईयर आल्सो मस्ट बी कंसिडर्ड केयरफुली, उन्हें भी ध्यान से देखना है। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो इसमें जो सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज है, उनका जितना भी सेल है, परचेज है, उसको हम कभी भी नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते हैं। क्योंकि जो भी सेकेंड हैंड गुड्स हैं, कि सपोज़ अगर मैंने कोई गुड्स लिया, मैंने कार लिया, उस कार को मैंने OLX पे बेच दिया, तो जब मैंने नया परचेज़ किया था तो वो इनकम ऐड होगा, लेकिन परचेज़ करने के बाद मैंने बाद में सेल कर दिया, फिर उसने भी OLX पे बेच दिया, तो सेकेंड हैंड जो चीज़ें हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग की प्राइस डू नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। उनकी प्राइस को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते। तो देखो, ये है प्रिकॉशन। अब ये प्रिकॉशन कितना इजीली हमने समझा, क्योंकि हमारे सामने प्रोफार्मा था। बराबर, तो हमने प्रोफार्मा में क्या देखा कि फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी टेकन। ओके, अच्छा, और कहीं पे भी हमने टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, हमने बेटर क्या किया, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी टेकन। तो हमने डबल काउंटिंग कहीं पे भी नहीं किया। ट्रांसफ़र इनकम को हमने इंक्लूड नहीं किया। इनकम फ्रॉम एब्रॉड को क्या किया आपने बच्चों, ऐड कर दिया। डेप्रिसिएशन को क्या किया आपने डिडक्ट कर दिया। इनडायरेक्ट टैक्स को आपने क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। सब्सिडीज़ को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सब तो आपने ही किया। तो ये जब प्रोफार्मा ध्यान में रहेगा ना, तो हम इतना अच्छी तरह से समझ पाते हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। मतलब आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं। कहीं पे भी ट्रांसफ़र इनकम दिखाई नहीं दे रही है, नॉट इंक्लूडेड। कहीं भी सेकंड हैंड अगर गुड्स है, उसकी परचेज एंड सेल है, तो वो दिखाई नहीं देगी। हाँ, बाकी एक चीज़ ध्यान देनी है कि जब आपका डिफरेंट ईयर का हम नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं, तो चेंजेस इन द प्राइस लेवल,
मस्ट बी कंसिडर्ड केयरफुली, उनको ध्यान देना, क्योंकि जैसे जैसे आपको मालूम है टाइम पास होता जाता है तो रॉ मटेरियल की प्राइस चेंज होती हैं, लेबर की कॉस्ट बढ़ती है, पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस बढ़ता है, तो बहुत सारी इवन कस्टम ड्यूटी चेंज होती है, एक्साइज ड्यूटी में बदलाव आता है, जीएसटी का चेंज आता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में बदलाव आता है। तो बदलाव तो इट इज़ द नेम, हमारे इकोनॉमी में ये एक रूटीन बना हुआ है, तो ये सब चेंजेस आते हैं। तो मोस्टली इन सब चीज़ों को हमें ध्यान से देखना है। ओके, तो ये था आपका आउटपुट मेथड। अब कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन आपने लिखा, उसके बाद आउटपुट में आपने बता दिया कि कैसे ये आउटपुट मेथड जो है, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं, जब हम इसमें कंसिडर करते हैं तो हम जितने भी सेक्टर्स हैं हमारे इकोनॉमी के, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों सेक्टर्स के आउटपुट को, उनके सर्विसेज को, उनके प्राइसेस को हम क्या करते हैं, सम टोटल कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अच्छा, जब हम इस मेथड को फॉलो करते हैं तो हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं देयर आर टू अप्रोच। एक तो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स अप्रोच, जिसमें हम फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की लेते हैं, और दूसरा क्या था बच्चों, वैल्यू एडेड मेथड। टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, जब हमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है तो व्हाट वी विल टेक द प्राइस ऑफ एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, उसके प्राइस को हम ऐड करते जाते हैं और फिर हम लोग उसकी प्राइस को कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हम कंपैरिजन देखते हैं तो फाइनल वैल्यू मेथड जो है वो बहुत कंपैरेटिवली ईजी है। फिर आया प्रिकॉशंस। एक्चुअली आपको डायरेक्टली प्रिकॉशंस लिखना है, लेकिन मैंने कहा रुको, प्रिकॉशंस को हम बाद में देखते हैं, पहले मैंने आपको ये प्रोफार्मा दिखा दिया। प्रोफार्मा आपने देख लिया तो प्रिकॉशंस आप ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लिख पाओगे, मतलब आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली बोलोगे फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी टेकन, डबल काउंटिंग मस्ट बी अवॉइडेड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड मस्ट बी एडेड, डेप्रिसिएशन मस्ट बी डिडक्टेड, या इनडायरेक्ट टैक्सेस मस्ट बी डिडक्टेड, सब्सिडीज मस्ट बी एडेड, ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड, चेंजेस इन द प्राइस लेवल इन द डिफरेंट ईयर्स मस्ट बी कंसिडर्ड केयरफुली, या सेल एंड परचेज ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स मस्ट बी अवॉइडेड। अब इतने सारे हैं, आपको इसमें से 3-4 प्रिकॉशंस लिखने हैं। कितना लिखना है, थोड़ा सा ही लिखना है, और हमने इतना अच्छी तरह से थरली उसको सिस्टमैटिकली समझा। ओके बच्चों, तो ये था आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपका आउटपुट मेथड जो हमने किया। 1 बाय 1 करेंगे, बहुत अच्छा हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ है। तो आज हमने सिर्फ आउटपुट मेथड को ही बहुत अच्छी तरह से समझा। तो यस बच्चों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, do share with your friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.